नमस्कार, कार्यक्रम रणनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। इस वक्त दर्शकों, डेली वेजेस का मुद्दा जो है ज्वलंत मुद्दा है। सड़कों से लेकर के सदन तक लगातार इस मुद्दे को लेकर के कहीं ना कहीं आवाज उठाई जा रही है। अगर हम बात करें कि हम मानवता की बात करते हैं तो क्या जो डेली वेजेस के साथ हो रहा है, क्या ये ह्यूमन राइट वायलेशन नहीं है? ये मानव अधिकारों का हनन नहीं है? मात्र कुछ पैसों के लिए इनकी सेवाएं ली जा रही है। कुछ लोग 20-20 साल से बतौर डेली वेजर काम कर रहे हैं और 60 साल की एज होने के बाद उनको रिटायर किया जाता है और सिंगल पैनी तक नहीं दी जाती है। यानी वो बेरंग लिफाफे की तरह अपने घर लौटते हैं। एक उम्मीदों की चाह के साथ वो जो नौकरी कर रहे थे वो जा रहे हैं। सरकार ने अपने विधायकों का वेतन बढ़ाने के लिए प्रस्ताव ऑलमोस्ट बना लिया है। जो पुराने एमएलए एमएलसी है उनकी पेंशन बढ़ाने की बात भी की है। कारें भी खरीदी हैं। स्कॉर्पियो हर एक विधायक के लिए 90 कारें खरीदी गई हैं। लेकिन जब डेली वेजर्स की बात आती है तो तर्क कुतर्क और वितर्क ये लगातार चलता जा रहा है। आज भी डेली वेजर सड़कों पर है। 72 घंटे की हड़ताल है। त्राहिमाम हो रही है। लोगों के घरों में पानी की किल्लत है। निरंतर टैंकर पे टैंकर आप देख सकते हैं कि पूरे शहर में पेनिट्रेट कर रही है। ये तो शहर की हालात है। शहर में बहुत सारे रेगुलर एम्प्लॉयज हैं, वो सप्लाई को दे भी रहे हैं। लेकिन जब हम फार फ्लंग एरियाज की बात करते हैं, दूर दराज क्षेत्रों की बात करते हैं, तो वहां पानी नहीं मिल रहा है। और आप अंदाजा लगाइए कि 1996 के बाद से लगातार इन डेली वेजर्स को लगाया जा रहा था और डेली वेजर्स को लगाने के बाद इनको रेगुलराइज भी कुछ पल तक किया गया था। कुछ लोगों को डेली वेजर्स को रेगुलराइज किया गया था, लेकिन उसके बाद से लगातार आखिरी जो प्रयत्न किया गया था पीडीपी और बीजेपी की सरकार में SRO 520 ला करके किया गया था, लेकिन उसके बाद से कोई भी प्रयास नहीं हुआ। ताजा ये जो हुकूमत है इसने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट किया है। ये कमेटी अपनी रिकमेंडेशन देगी, लेकिन क्या सरकार के पास इनको रेगुलराइज करने के लिए जो फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस हैं क्या वो अवेलेबल हैं? इसको लेकर के कहीं ना कहीं चिंताएं बनी हुई है। अभी तक इनको मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत भी वेजेस नहीं दी जा रही हैं। और ये लद्दाख का हवाला देते हैं कि लद्दाख में लोगों को यानी डेली वेजर्स को लगातार बराबर 35 से 40 हजार के बीच में सैलरी मिल रही है और ये मात्र 9,000 सैलरी दे रहे हैं, जो मानवाधिकारों का हनन है और मिनिमम वेजेस एक्ट की भी वायलेशन है। आज हाउस के अंदर लीडर ऑफ अपोजिशन जो LOP है, लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा ने भी जोरदार तरीके से डेली वेजर्स का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा एक तरफ तो पवित्र रमजान चल रहा है और दूसरी ओर लगातार बढ़ते पारे के चलते गर्मी भी है। लोगों की ज़रूरतों में पानी की ज़रूरत लोगों की बढ़ती है गर्मियों में। तो इस बीच ये हड़ताल के कारण वाटर क्राइसिस हो रहा है और सरकार को इस पर चिंतन करना होगा। पहले हम बताएंगे कि सुनील शर्मा ने क्या कहा और उसके बाद डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी उनका क्या कहना था इन डेली वेजर्स को लेकर के। आइए देखते हैं क्या कहना है दोनों का। डेली वेजर्स 72 घंटे की काम छोड़ो हड़ताल पे हैं, जिससे जम्मू में पानी की बहुत क्राइसिस हुई है और इवन कश्मीर से भी बहुत फोन आए। दोनों जगह पानी की बहुत क्राइसिस हो रही है और जिस प्रकार से डेली वेजर्स बिल्कुल ही जिद पे अड़े हुए हैं, सरकार मुझे लगता है कि बात करनी चाहिए, क्योंकि लोगों को इतनी परेशानियां आ रही है। मुझे लगता है कि इस हाउस में यदि आप डायरेक्शन भी पास करेंगे, सरकार उनसे बैठ के बात करे। जो कमेटी बनी है, चलो 6 महीने के बाद क्या रिपोर्ट आती है वो अलग है, लेकिन अभी हम भागे नहीं, क्योंकि एक ऐसा तबका जो डिप्राइव्ड है और जिसकी वजह से इस वक्त पूरे जम्मू कश्मीर में हाहाकार मची है पानी के लिए। इसके लिए मेरी गुजारिश है पूरे हाउस से कि सरकार उनसे बात करे और कोई न कोई उनसे बैठ के कोई रिजल्ट निकले, कोई आउटकम आए। ये मेरी गुजारिश है आपसे। डेली वेजर्स 72 घंटे की काम छोड़ो हड़ताल पे हैं, जिससे जम्मू में पानी की बहुत क्राइसिस हुई है और इवन कश्मीर से भी बहुत फोन आए। दोनों तो दर्शकों, आपने देखा कि किस तरीके से LOP का ये कहना है कि जिद पर अड़े हुए हैं। ये जिद पर अड़े हुए नहीं है,
इनका राइट बनता है, लंबे समय से ये संघर्षरत हैं। अब सुरेंद्र चौधरी जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है, उनका क्या कहना है वो आपको दिखाते हैं। सरकार की तरफ से एक चीज़ आपको क्लियर है, आप सब जानते हैं, सरकार ने कमेटी बना दी है विदाउट कोई फॉर्मेलिटीज़ किए बगैर। आप बताएं कैसे हो सकता है? तो इसलिए अब उनको भी समझना चाहिए कि भाई सरकार ईमानदारी से, क्योंकि उन्होंने कोई लास्ट बजट में नहीं, पहले ही अभी 4 महीने हुए सरकार को और सरकार ने एक कमेटी बना दी है। इसका मतलब यही है कि सरकार बहुत सीरियस है उनके लिए, और हम चाहते हैं क्योंकि वो लोगों के मसले बड़े जेन्युइन हैं और बड़ा उनका जो हक बनता है इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन चंद लोग हैं उन बेचारे बाकी टेलीविजनों को खराब करने की कोशिश करते हैं, उसमें सियासत करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि वो जो चंद लोग हैं हमारे जो टेलीविजन हैं उनसे खबरदार रहें, क्योंकि वो नहीं चाहते कि ये रेगुलर, वो चाहें तो कभी सरकार को 6 महीने तो देने चाहिए। अब चीफ सेक्रेटरी के लेवल और कितना बड़ा लेवल था जिसकी कमेटी हम बना सकते थे, ये आप लोग भी समझते हैं और आप लोगों को भी उनको समझाना चाहिए, उनको कहना चाहिए भाई सरकार को टाइम दो अभी। और दूसरा, हम यूटी के बीच में अभी स्टेट फुल फ्लैज हमारे पास नहीं है और पैसा पूरा हमने दिल्ली से लेना। और जब उमर साहब ने उस कमेटी जब बनाई उन्होंने उसमें कह दिया कि अभी 6 महीने के अंदर रिपोर्ट देंगे और जो नेक्स्ट बजट आएगा उनमें इनका रखेंगे। तो लिहाजा अब आपने देखा पिछली बारी अभी एमएलए चुन के आए, हम लोग चुन के आए, उसको हमारा सीडीएफ का कहीं खाता ही नहीं था बजट में, अब नेक्स्ट बजट में खाता पड़ा। तो इसलिए हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है, एक सिस्टम होता है, सिस्टम से बाहर कोई भी नहीं चल सकता। देखिए सरकार की तरफ से एक चीज़ आपको क्लियर है, आप सब जानते हैं, सरकार ने कमेटी बना दी है विदाउट कोई फॉर्मेलिटीज़ किए बगैर। आप बताएं कैसे हो सकता है? तो इसलिए अब उनको भी समझना चाहिए कि भाई सरकार ईमानदारी से, क्योंकि उन्होंने कोई लास्ट बजट में नहीं, पहले ही अभी 4 महीने हुए सरकार को और सरकार ने एक कमेटी बना दी है। इसका मतलब यही है कि सरकार बहुत सीरियस है उनके लिए, और हम चाहते हैं क्योंकि वो लोगों के मसले बड़े जेन्युइन हैं और बड़ा उनका जो हक बनता है इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन चंद लोग हैं उन बेचारे बाकी टेलीविजनों को खराब करने की कोशिश करते हैं, उसमें सियासत करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि वो जो चंद लोग हैं हमारे जो टेलीविजन हैं उनसे खबरदार रहें, क्योंकि वो नहीं चाहते कि ये रेगुलर, वो चाहें तो कभी सरकार को 6 महीने तो देने चाहिए। अब चीफ सेक्रेटरी के लेवल और कितना बड़ा लेवल था जिसकी कमेटी हम बना सकते थे, ये आप लोग भी समझते हैं और आप लोगों को भी उनको समझाना चाहिए, उनको कहना चाहिए भाई सरकार को टाइम दो अभी। और दूसरा, हम यूटी के बीच में अभी स्टेट फुल फ्लैज हमारे पास नहीं है और पैसा पूरा हमने दिल्ली से लेना। और जब उमर साहब ने उस कमेटी जब बनाई उन्होंने उसमें कह दिया कि अभी 6 महीने के अंदर रिपोर्ट देंगे और जो नेक्स्ट बजट आएगा उनमें इनका रखेंगे। तो लिहाजा अब आपने देखा पिछली बारी अभी एमएलए चुन के आए, हम लोग चुन के आए, उसको हमारा सीडीएफ का कहीं खाता ही नहीं था बजट में, अब नेक्स्ट बजट में खाता पड़ा। तो इसलिए हर चीज़ चौधरी जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं उनका ये कहना है कि थोड़ा वक्त दिया जाना चाहिए, सरकार बड़ी संजीदा है इस इशू को लेकर के, लेकिन साथ साथ वो निरंतर और बार बार कह रहे हैं कि चंद लोग ऐसे हैं जो मिसलीड करना चाहते हैं, जो नहीं चाहते हैं कि डेली वेजर्स को रेगुलराइज किया जाए। हालांकि डेली वेजर्स के नेता कल हमारे ही स्टूडियो में आए थे, उनका कहना है कि जो चंद लोग हैं उनको आप रेगुलराइज मत कीजिए, बाकी सबको वन स्ट्रोक में रेगुलराइज कीजिए। अगर आपको लगता है वो चंद लोग इसको डिस्टर्ब कर रहे हैं तो आप इनको रेगुलराइज मत कीजिए, उन चंद लोगों को, बाकी सबको रेगुलराइज कर दीजिए। लेकिन ये गले की फांस बन गया है सरकार का। अगर पीडीपी बीजेपी की सरकार की बात करें, उन पर भी ये इल्ज़ामात लगते हैं कि कहीं ना कहीं उन्होंने अपने कार्यकाल में रेगुलराइज नहीं किया है। अब ये गले की फांस नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगुवाई वाली सरकार पर आ गई। रजनी सेठी जी हमारे से जुड़ चुकी है। रजनी सेठी जी आपका स्वागत है, और रफीक राथर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से आपका भी स्वागत है। रजनी जी, आज वाकई में क्राइसिस है, आपको भी लगता होगा 72 घंटे पहले और अब 72 घंटे और हो गए हैं। वाटर क्राइसिस साफ दिख रहा है, शहर में वाटर टैंक्स लगातार घूमते हैं, वो इस बात की तस्दीक करते हैं कि लोगों के घरों में पानी खत्म हो चुका है। आपको 2014 से जून 2018 तक का समय मिला था, आप चाहते तो कोई वे आउट निकाल सकते थे। इनको रेगुलराइज नहीं करते तो एटलीस्ट मिनिमम वेजेस एक्ट तो दे ही सकते थे। क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि जो एनसी की सरकार है इस समय वो जो बातें कर रही है वो कहीं ना कहीं लोगों को गुमराह करने की बातें कर रही है। आप बात कर रहे हैं 2014 से 2018 तक हमारे पास समय था। आप समझ सकते हैं कि उस समय के अनुसार हम लोग जो कर सकते थे, चाहे बायोमेट्रिक की बात करूं, चाहे एसआरओ 520 की बात करूं, तो हम लोगों के दौरान नहीं हुआ है। डेली वेजेस को हम सीरियसली ले रहे हैं और हम लगातार मांग कर रहे हैं एज ए अपोजिशन में बैठे हुए कि इनके मसले को हल किया जाए,
क्योंकि ये कहीं ना कहीं पिछली सरकारों ने इसको पेंडिंग प्रोसेस में छोड़ा था और 2013-14 में विनोद जी एक कमेटी का गठन ऑलरेडी किया गया था, जिसमें राठौर जी चेयरमैन के नाते काम कर रहे थे और इन लोगों को एक आश्वासन दिया गया था कि आप लोगों को रेगुलराइज किया जाएगा। आप लोगों को पता है कि इस समय 2014 से 18 के बीच हमारी सरकार नहीं थी, हम कोalition में थे और सीएम बीजेपी थी। कुछ चीजों पर सहमति बनी, कुछ चीजों पर नहीं बनी, जिस कारण बाद में सरकार से हमें हाथ खींचना पड़ा। मगर हम लोगों ने पूरी कोशिश की कि डेली वेजेस के इशू को सॉर्ट आउट किया जाए। हम इसी कोशिश में हैं विनोद जी। जो ये मेन मुद्दा है हमारे जम्मू कश्मीर का, तो उसको सॉर्ट आउट करने में हम बीजेपी वाले अहम भूमिका निभाएं। मगर हैरानी इस चीज की होती है कि एनसी वाले इसको पॉलिटिसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि डेली वेजेस जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के कार्यकर्ता है, बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी द्वारा स्पॉन्सर्ड है और बीजेपी ही इसको करवा रही है। ये जो देखने को मिल रहा है बड़ा चिंताजनक विषय है। इस इश्यू को सीरियसली नहीं लिया जा रहा। इसको बीजेपी के साथ जोड़कर एनसी अपने हाथ से पल्ला झाड़ रही है, जो एक चिंताजनक विषय है। जी राठौर साहब, आपकी क्या राय है? आपके तो 3 सदस्य हैं, उनको तो खुल कर के आना चाहिए, डेली वेजर्स के फेवर में आना चाहिए, क्योंकि वाकई में आप देखिए बहुत सारे डेली वेजर्स, अगर हम पीडीडी की बात करते हैं वो तो मर भी गए हैं, बहुत सारे डेली वेजर रिटायर्ड हो जाते हैं, उनको कुछ नहीं दिया जाता है, कोई ग्रेजुएटी इवन सिंगल पैनी तक नहीं दी जाती है। इतना अन्याय उनके साथ हो रहा है और आपको आवाज उठानी चाहिए। देखिए विनोद जी, जिस विषय पर आज आप बात कर रहे हैं तो मैं समझता हूं कि ये एक इंसानी मसला है, ह्यूमन इशू है और इस पर किसी भी शख्स को सियासत करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। जो सरकार ये कहे कि ये लोग उस पार्टी के हैं, इस पार्टी के हैं, तो मैं कंडेम करता हूं ऐसे स्टेटमेंट्स को, क्योंकि अगर आप इन गरीबों को, इन मजलूमों को, इन बेसहारा और बेकस लोगों को किसी पार्टी के साथ जोड़ेंगे तो इसका मतलब है आपकी नीयत साफ नहीं है, आप इनको इनके मामला हल नहीं करना चाहते। देखिए मैं आपको थोड़ा टाइम दीजिएगा मुझे, चूंकि रजनी जी ने भी जिक्र किया, मैं खुद इस मामले के साथ जुड़ा रहा हूं। मैं एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी JNK का चेयरमैन था जी। मैंने तमाम सरकारों के सामने ये इश्यूज रखे हैं, तमाम सरकारों के सामने हमने लड़ाइयां लड़ी हैं, प्रोटेस्ट किए हैं और पता नहीं, मैं बार बार कहता हूं कि शायद ही कोई पुलिस स्टेशन होगा जम्मू कश्मीर का जहां मुझे इनके हवाले से इनके डेली वेजर्स के हवाले से बंद ना किया गया हो, मार ना खानी पड़ी हो। लेकिन जितनी भी सरकार है, आश्वासन तो सब लोगों ने दे दिया, लेकिन मामला किसी ने हल नहीं किया। लेकिन 2014 से 18 तक एक उम्मीद बनी थी हमारी, क्योंकि जब मामला सामने आ गया तो उस वक्त महबूबा जी ने एक SRO 520 निकाला, जिसकी रूह से इनको आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली इनको ये करना था, रेगुलराइज करना था और इनको स्किल्ड और अनस्किल्ड में डिस्ट्रीब्यूट किया गया और उनके मिनिमम वेजेस भी फिक्स किए गए। लेकिन फिर मामला ये हुआ कि आपको पता ही और एक डेटा कलेक्ट किया गया, कमेटी एक बनी, डेटा कलेक्ट किया गया और उसमें 61,500 लोगों को, ऐसे लोग थे जो आधार रिलेटेड, जिनकी अटेंडेंस होती है, बायोमेट्रिक होती है आधार रिलेटेड, तो तमाम सरकारों ने उसको माना और जब LG सरकार आई, गवर्नर रूल आए, उन्होंने भी डिस्प्यूट नहीं किया, उन्होंने भी इस डेटा को तस्लीम किया है। उसके बाद हमारी सरकार नहीं रही, अचानक सरकार गई, हम 520 SRO को फिर इंप्लीमेंट नहीं कर सके। लेकिन आज जो आप कमेटी बना रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, अगर आपकी सरकार जाती है, दूसरी सरकार आती है, वो कमेटी बनाएगी, फिर तीसरी कमेटी बनाने का मकसद यह है कि आपको असरटेन करना है कितने लोग हैं, वो डेटा आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, उनका बायोमेट्रिक है, आधार बायोमेट्रिक है। अगर आप आधार बायोमेट्रिक पर भी भरोसा नहीं करते, उस पर भी आपका ट्रस्ट है, तो फिर आप कमेटी बनाकर क्या करोगे? मेरे ख्याल में, और आपने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि हम इनको रेगुलराइज करेंगे, आज आप इनको टैग करेंगे उस पार्टी के साथ, इस पार्टी के साथ, इस पार्टी के साथ, और इन पर लाठीचार्ज करोगे, इनकी मारपीट करोगे, मेरे ख्याल में इंसानियत से परे है। और मैं सरकार से और सारी अपोजिशन से गुजारिश करूंगा, हमारे जो आपने कहा कि हमारे 3 है, वो क्या करते हैं, हमने बाकायदा रेजोल्यूशन लाई है, वही पारा साहब ने इनके रेगुलराइजेशन के हवाले से। तो मेरी तमाम हाउस 90 लोग जो वहां पर है, हाथ जोड़कर मेरी उनसे गुजारिश है कि इन गरीबों का, इन मजलूमों का, बेसहारा लोगों का और इनके साथ इंसाफ होना चाहिए, इसके साथ किसी किस्म की सियासत ना करें आप। राठौर साहब, एक सवाल दोबारा आपसे जानना चाहूंगा और दिल पे हाथ रख करके सच्चाई बोलिए, वो आखिरी कैबिनेट सब कमेटी की रिकमेंडेशन पर जो कैबिनेट की मीटिंग हुई थी उमर अब्दुल्ला की अगुवाई वाली सरकार की 2014 की, उसमें सच्चाई बताइए क्या हुआ था?
आपने 58 से देखिए, 60 साल एज करवा वहां ली पर जी। देखिए, वहां पर जो सब कमेटी बनी थी, सब कमेटी में भी आपस में उनका अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। सब कमेटी के लोग जो थे हमारे साथ उन्होंने एग्रीमेंट किया। अप्लाई जॉइंट एक्शन कमेटी में उन दिनों जनरल सेक्रेटरी था, हमारे चेयरमैन अब्दुल कयूम वानी थे, हमारे साथ कयूम वानी साहब थे, एग्रीमेंट मुझे हुआ याद कि है इनको हम रेगुलराइज करेंगे। जी। लेकिन सब कमेटी में भी हमें लगा कि वहां पर डिफरेंट व्यूज थे। आज शर्मा जी आज बीजेपी में है, तब कांग्रेस में थे। उनका एक व्यू था, ताज मोहद्दीन साहब का एक व्यू था, सागर साहब का एक, और हेमराता साहब का एक व्यू था। लेकिन इन टोटलिटी मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसी भी सूरत में ये लोग सिंसियर नहीं रहे हैं। ये किसी पार्टी के साथ जोड़ना, किसी जात पात के साथ जोड़ना, किसी रीजन के साथ जोड़ना, तो नाइंसाफी है, सरासर नाइंसाफी। और जब किसी सोसाइटी में नाइंसाफी होगी तो फिर वहां लावा फूटता है, फिर ऐसे हालात बनते हैं कि सरकार के काबू में भी नहीं रहेंगे। जी जगदीप जी, आपको क्या लगता है, आपके 6 विधायक हैं, आपको भी अपने तेवर तीखे करने होंगे सरकार के प्रति? तेवर थोड़े से दिखाइए सरकार को, भले ही आप सरकार का हिस्सा हैं, लेकिन ये मानवता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। बहुत सारे आपके भी दोस्त डेली वेजर है, मेरे भी दोस्त डेली वेजर हैं। विनोद जी प्रणाम, और आपके तमाम दर्शकों को मेरा साधुवाद। मेरे सामने कैमरा, और कैमरे के ठीक सामने, चूंकि मैं अपने विधानसभा कार्यालय में हूं, एक साथी बैठे हैं जो पीडीडी डिपार्टमेंट के प्रेसिडेंट हैं स्टेट यूटी लेवल पे। तो वो भी देख रहे हैं मेरी तरफ फिजिकली कि अब मैं अपनी पार्टी के एंड से क्या बात रखना चाहता हूं। जी ऐसा है, 2 बातें साफ कर दूं। भविष्य निकट जो है वो क्या है, हमें उस पर बात करनी है। जो बीत गया, बार बार कांग्रेस को, नेशनल कॉन्फ्रेंस को या बाकी तंजीमों को आरोपित करने से बात नहीं बनेगी। एक जो भाई साहब अभी पीडीपी के बोल रहे थे, उनको मैं ये बता दूं कि ये जो लाठियां भांजी गई, तो बराए मेहरबानी से जरा समझ लें कि होम डिपार्टमेंट और यहाँ की लॉ अबाइडिंग एजेंसी पुलिस जो है वो आज भी मरकज के पास है। तो पहले तो आप उसके लिए जिम्मेदार यहाँ की रियासती सरकार को, इनफैक्ट यूटी सरकार को नहीं बना सकते। दूसरी बात, मैं यहाँ पर भाजपा की प्रवक्ता बैठी हैं, मैं ससमान उनसे एक बात पूछना चाहता हूँ। छोड़ दीजिए आपने क्या किया जब आपकी सरकार थी, उसको भी आप एक तरफ पूछना चाहता हूं ईमानदारी से, बतौर प्रवक्ता नहीं, बतौर ह्यूमन बीइंग आपसे मेरा ये सवाल है कि जब एक प्रदेश के अंदर तमाम वित्तीय मामलों पे आपने पहले से ही हथकड़ी लगा दी है, और वो तमाम वित्तीय मामले, जितने फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स होंगे जम्मू एंड कश्मीर के, वो रहेंगे मरकज के पास, तो क्या इस परिस्थिति में ये संभव है कि मौके की सरकार जो है वो उतने बड़े फैसले, जो 67,000 डेली वेजर्स है, अनुबंधित और अस्थायी कर्मचारी हैं, उनको लेकर किसी माकूल नतीजे पर पहुंचे? दूसरी सबसे अहम तरीन बात इसमें यहां ये भी जुड़ती है कि कहीं ना कहीं जो मैं समझ पा रहा हूं, भाजपा को ये लगता है कि अगर फाइनल गोल नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार लगा देती है इनको रेगुलराइज करके, तो इनके अपने सियासी वजूद पर सवाल खड़ा हो जाएगा। कल लोग इनसे पूछेंगे कि आपसे 10 सालों में जो नहीं हुआ वो इन्होंने कर दिखाया। तो ऐसे में ये जो राजनीतिक स्वार्थ है उसकी बलि चढ़ रहे हैं हमारे तमाम अस्थायी और अनुबंधित कर्मचारी। और अगर ऐसा नहीं है तो सीधा सवाल है, क्यों नहीं मरकज के साथ बात करती यहाँ की भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप? क्यों नहीं कहती कि आप दे दीजिए जो इनका अख्तियार है, कम से कम आप इतना तो कर देते। आपने तो बजट में भी कई 100 करोड़ की कटौती कर दी। इससे आपका क्या नजरिया है, आपकी क्या मंशा है, वो साबित होती है। जी विनोद। नहीं जगदीप जी, आप कह रहे हैं कि राजनीति से प्रेरित है ये सारा इशू, तो आप भी बताइए 2014 की लास्ट कैबिनेट में आप कहते हैं कि पास्ट डिस्कस नहीं करना चाहिए, लेकिन पास्ट के बिना फ्यूचर भी अधूरा रहता है। अगर आप 4.25 लाख मुलाजमों को वोट लेने के लिए, मुलाजमों को और उनके परिवार का वोट लेने के लिए 58 से 60 आयु नहीं करते और इन 61,000 या 60,000 जितने भी थे इनको रेगुलराइज कर देते, तो आपने तुलना की 4.25 लाख और ये 61 लाख या 61,000, इसलिए आप ये राजनीति से प्रेरित फैसला नहीं था। फिर आप कहते हैं कि पास डिस्कस नहीं करना चाहिए। मैं याद दिला दूं, आप भूल गए हैं, मैं आपको याद दिलाता हूं। आपको याद है जब बाढ़ की विभीषिका सिर चढ़कर बोल रही थी, तो आप भी उस चॉपर में बैठे थे जब हम सद्दल गए थे, आर्मी लेकर गई थी, चॉपर नीचे उतरा नहीं था, पूरे का पूरा गांव जमींदोज हो गया था।
आप जानते हैं इस बात को। जी उस आपसे बेहतर कौन जानता है। वो जो सैलाब आया था, उस सैलाब में क्या परिस्थितियां बनी ये हम सब जानते हैं। फिर भी मैं इसे एक लेम एक्सक्यूज मान लेता हूँ, छोड़ दीजिए, मैं मान लेता हूँ नेशनल कॉन्फ्रेंस की कहीं ना कहीं कोई कमी कमजोरी रह गई होगी। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, आज तो दोबारा से नेशनल कॉन्फ्रेंस को मौका मिला है, वो करने को तैयार है, लेकिन वित्तीय मामलों में मदद तो चाहिए ना। वो आपने हाथ बांध दिए, फिर आप हमें मैदान जंग में उतार के कहते हैं लड़िए। कैसे लड़ेंगे बताइए जरा। हथियारों के लिए आपने हाथों में पहले हथकड़ी लगा दी, फिर आप कहते हैं जरा लड़के दिखाइए। वो नहीं बात बनती। एलजी प्रशासन जो है, जब तक उसके हाथ में कमान रहेगी परोक्ष रूप से, ये परिस्थितियां नहीं सुधरेंगी। कमेटी बना दी गई है, विचार हो रहा है, और मैं उम्मीद करता हूं कि यही वो सरकार है। क्योंकि पहले भी उमर अब्दुल्ला गवर्नमेंट ने एक बड़ा डेयरिंग फैसला लिया था जब उस वक्त कमेटी बना के इसे फाइनल फेज में लाया था। मैं यकीनन कह सकता हूं और मैं निवेदन करूंगा भाजपा प्रवक्ता से कि अगर इनकी कोई सुनवाई है अपनी पार्टी में तो जरूर उनसे बात करें और उनको कहें कि यहां सवाल राजनीतिक मफाद का नहीं है, लोगों के मसले मिसाइल हल करने का है। क्रेडिट आपको भी मिलेगा क्योंकि मरकज में आप हो, फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स आपके हाथ में है। अगर आप इस सरकार को सपोर्ट करते हैं तो निश्चित तौर पर रजनीश जी, यह मामला सरकार सॉर्ट ने, आउट होता है। सरकार कहा जाए या कांग्रेस ने या कांग्रेस के प्रवक्ता ने सारा का सारा ठीकरा आपके सिर पर फोड़ा है कि आपको लगता है कि ये सरकार के पास फाइनेंशियल पावर्स होती तो ये अगर रेगुलराइज कर देते तो सारा क्रेडिट गोज टू दिस गवर्नमेंट, जो उमर अब्दुल्ला की क़यादत वाली गवर्नमेंट है, इसलिए आप नहीं चाहते हो। जी रजनी जी। देखिए, जगदीप जी ने स्टार्ट किया कि इसको ह्यूमन बेस पे देखा जाए, मगर इन्होंने खुद पॉलिटिकली इसको सारा एंगल दे दिया। मुझे कहीं भी इसमें ह्यूमन बेस नहीं दिखा। इन्होंने कहा फाइनेंशियल सारा सेंटर के पास है और उमर अब्दुल्ला जी के पास पावर नहीं है। मगर शायद इन्होंने उनका उमर अब्दुल्ला जी का बयान नहीं देखा कि उन्होंने प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद किया था 5,000 करोड़ एक्स्ट्रा देने के लिए उनके बजट के अलावा। उस 5,000 करोड़ में मुझे लगता है उसका उन्होंने नहीं बताया कि वो क्या करेंगे। आप अपनी गाड़ियां खरीद रहे हैं, गाड़ियां खरीदेंगे, सैलरी बढ़ाएंगे, पेंशन बढ़ाएंगे। आपने सीडीएफ को बढ़ाने की बात की, क्या आपने प्रधानमंत्री जी से इन डेली वेजेस की बात की? मुख्यमंत्री के नाते आप दिल्ली जा रहे हैं लगातार, अगर डेली वेजेस का इशू आप सॉल्व नहीं कर सकते, आप कहते हैं कि फाइनेंशियली आप नहीं है। पहली बात, मैनिफेस्टो में आपने इस पॉइंट को रखा क्यों था? क्या आपको पता नहीं थी कि यूटी के तहत आपके पास कितना फंड है? आप किस एंगल से उसको रेगुलराइज करने की बात कर रहे थे? आज आप बीजेपी रहे कि इसको पॉलिटिकल ना करके इसको ह्यूमन ग्राउंड्स पे देखा जाए। आप लोग ह्यूमन ग्राउंड्स पे क्यों नहीं देख रहे? आप तो कोalition में हैं। आपके मीर जो एमएलए हैं वो असेंबली में खड़े होकर बोल रहे हैं कि हमें समय कम मिल रहा है बोलने का, जिसके जवाब में राठौर साहब ने बोला कि आप तो कोalition में हैं। तो आपको यही नहीं पता कि आप कोalition में हैं कि नहीं है? आपको अपने पावर से नहीं पता है जगदीप जी। पहले अपनी पावर्स को समझिए। आप कोalition में दिख ही नहीं रहे यहाँ पर। आप बीजेपी के ऊपर ना बात करें। बीजेपी जो कर सकती है वो कर रही है, प्रधानमंत्री जी जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं, मगर उमर अब्दुल्ला जी जो करना चाहिए वो नहीं हो रहा। डेली वेजेस को किसी पार्टी के साथ जोड़ना निंदनीय है। डेली वेजेस के इशू को कमेटी में गठित कर देना, ये आप समझ सकते हैं ये लटकाने का प्रोसेस है जो पहले 2014 में हुआ है। और ये कमेटी एक्सेप्ट ही नहीं कर रही डेली वेजेस कह रही है कि हमें नहीं चाहिए कमेटी कोई। तो आप उनको बिठाकर बात करिए। अगर आपको लगता है कि सेंटर के एंगल में कुछ चीजें ठीक हो सकती है तो सेंटर की मंत्रियों से मिलकर उसको सॉर्ट आउट करिए। आप स्टेट के बीजेपी को बोल रहे हैं कि बीजेपी स्टेट की जाए और सेंटर से बात करे। मुख्यमंत्री जी खुद क्यों नहीं जा रहे? हर स्टेट के मुख्यमंत्री का राइट है कि अपनी जो उनके पास कोई डिमांड्स है या कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो जाके सेंटर में रख सकती है बात। तो डेली वेजेस का इशू तो यहाँ मेन इशू है इस समय। तो पल्ला ना जा रहे अपने से। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी को आपको भी प्रवोक करना चाहिए, आपको भी उनको हिम्मत बढ़ानी चाहिए कि वो सेंटर में जाए और लोगों के इश्यूज को सॉर्ट आउट करें। राठौर साहब, ज्वाइंट एक्शन कमेटी में मैंने रामकुमार शर्मा के साथ काम किया है, कयूम वानी के साथ काम किया है, बहुत सारे लोगों के साथ काम किया है। आपकी वक्तन सरकार के बड़े नुमाइंदों के साथ डेली वेजेस को लेकर के मीटिंग होती रही थी। पिछली सरकारों के या अब क्या माहौल है? क्या कहते थे जो चाहे ब्यूरोक्रेट थे या बड़े नेता थे, वो डेली वेजेस की रेगुलराइजेशन को लेकर के क्या कहते रहे? जी राठौर साहब। मुझे एक भी वाक़ा ऐसा अभी तक याद नहीं है कि किसी ब्यूरोक्रेट ने, किसी पॉलिटिशियन ने, किसी सरकार ने हमें यह कहा गया हो कि ये इशू जेन्युइन नहीं है।
तो मतलब ये कि सारी जो सरकारें हैं, जितनी भी सरकारें रही, इंक्लूडिंग गवर्नर सरकार और एलजी सरकार, सबों ने इन प्रिंसिपल ये तस्लीम किया कि ये जेन्युइन इशू है, जस्टिफाइड है और ये हल होना चाहिए। नंबर एक। दूसरा ये कि आप हल करने की नीयत यह है कि आपने, मैं जब हमारी सरकार थी हमने एक कमेटी बनाई, या नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक कमेटी बनाई जब 58 से 60 हो गया। मैं तस्लीम करता हूं, आपने पहले भी क्वेश्चन मुझसे पूछा था और आपने इशारतन मुझे कन्वे कर दिया। मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, उस वक्त अगर सरकार ने 58-60 ना किया होता तो शायद इनका इशू हल हुआ होता, मैं ये तस्लीम करता हूं। लेकिन उसके बाद अब जितनी भी सरकारें हैं, जो रिसेंट सरकार है, अब रिसेंट सरकार का इशू यह है, खासकर कांग्रेस के जो अभी लीडर बोल रहे थे, मुझे बड़ा अफसोस है इनकी इस बात पर कि हाइड एंड सीक वाला रोल कांग्रेस का रहा है। एक बड़ी रेस्पॉन्सिबल पार्टी है, लेकिन आप देखिए इनका रोल क्या है। असेंबली में जाते हैं, वहां स्पेशल स्टेटस पर वो अपना वोट देते हैं, बाहर आते हैं तो कहते हैं स्पेशल स्टेटस हमारे लिए रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड है। तो इनका ये ड्यूबियस रोल है, ये मेरे ख्याल में ये लोगों को कंफ्यूज कर रहा है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप सरकार में है, या तो आप बाहर सेक्रेटरीट के बाहर गेट पर एक चार्ट बना कर रखें कि ये मामले के लिए लोग हमारे पास आए और इस मामले के लिए हमारे पास, या तो आप ऐसा करें, किसी पर लाठीचार्ज होता है तो आप कहते हैं हमारे बस में नहीं है, कोई गायब होता है आप कहते हैं हमारे बस में नहीं है, कोई मर जाता है आप कहते हैं हमारे बस में नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा है आप कहना क्या चाहते हो, आप करने क्या करना चाहते हो। अगर आपके बस में कुछ नहीं है लेकिन आप फिर भी सरकार के साथ चिमटे हैं, तो आप लोगों को बता दीजिए ना कि हमारे पास कुछ नहीं है, हम कुछ कर नहीं पा रहे। जो अभी आप ही बात कर रहे थे, अभी जब गाड़ियां लानी होगी उसके पास, उस वक्त आपके पास पावर्स हैं। जब आपको एमएलए की सैलरी बढ़ानी हो, पैसे डेवलपमेंट फंड अलॉट, आपके पास फाइनेंसेस है। लेकिन जब गरीबों का मामला आ गया, डेली वेजर का, आपके पास पावर्स नहीं है। जगदीप जी, जिस तरीके से इन्होंने कहा कि हो सकता था, ये खुद जॉइंट एक्शन कमेटी की रहनुमाई करते रहे हैं, ये खुद कहते हैं कि अगर उस वक्त 60 आयु ना की होती तो ये डेली वेजर का मसला वन स्ट्रोक में हल हो जाता। मंशा, इच्छा शक्ति, दोनों पर ही सवाल उठते हैं, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस। नीलोफर जी भी हंस रही हैं। नीलोफर जी, आपके पास भी आता है मैं भी। विनोद जी, अब मुझे लगता नहीं कि मुझे एक ही बात को कई मर्तबा कहने से ये समय की वेस्टेज होगी उन लोगों के लिए जो इसे देख रहे हैं कार्यक्रम को। भाई साहब को लॉ अबाइडिंग एजेंसी होम डिपार्टमेंट के पास है, पहले दिन से ये शोर है, पहले दिन से इस बात का सवाल है कि पुलिस पर कोई कंट्रोल जो है वो जम्मू कश्मीर सरकार का नहीं है। तो आप कैसे इल्जाम लगा सकते हैं मौके की सरकार पर कि लाठियां उन्होंने बजवाई? पहली बात। दूसरी बात, मैं मुद्दे पर आता हूं। इन बातों का कोई मतलब नहीं है। आज जिस ज्वलंत और सुलगते हुए सवाल पर हम यहां इकट्ठे हुए उस पर बात होनी चाहिए। देखिए, मुझे भाजपा प्रवक्ता को आज दो बातें कहनी है और मैं बड़े सम्मान के साथ कहना चाहता हूं। इन्होंने अभी आपके मंच पर बैठकर कहा, ना मालूम कितने हजार करोड़ का इन्होंने हवाला दिया कि जो दिया ज्यादा दिया, वो शायद एनसी की प्रवक्ता बताएंगे। और उमर अब्दुल्ला साहब ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को शुक्रगुजार होकर दिखाया, निश्चित तौर पर दिखाया, कोई इसमें दो राय नहीं है। लेकिन क्या ये वो पैसा गिन रही है जो जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए सेंटर ने अलॉट किया था? क्योंकि कई 100 करोड़ की कटौती इस बजट में हुई है, ये सच है या नहीं, इस पर जवाब दे। दूसरी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब, जिन्हें तथाकथित तौर पर कुछ लोग जो हैं वो तड़ीपार कहते हैं, मुझे अफसोस होता है, लेकिन वो गृह मंत्री हैं इस देश के, मेरे भी है। मैं पूछना चाहता हूं, माननीय गृह मंत्री साहब, जब देश की संसद में खड़े होकर ये कहते हैं कि हम स्टेटहुड देंगे, तो फिर क्या आप नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस पर यह आरोप लगाएंगे कि आपने अपने मैनिफेस्टो में, आप क्या कहना चाहते हैं कि आपके जो गृह मंत्री या हमारे जो गृह मंत्री ने झूठ बोला? मतलब अगर वो गलती करते हैं आपको राइट मिल जाता है, मैनिफेस्टो में रखते नहीं, मान लेते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अगर गलत करते हैं तो आपको भी बराबर राइट मिल जाता है कि आप अपने मैनिफेस्टो में वो सारी चीजें लिख सकते हैं जो आपको भी पता है कि नहीं हो सकती हैं। जी विनोद जी, नो 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 विनोद जी, माफ कीजिएगा, बड़े सम्मान के साथ मैं आपसे एक ही सवाल 1 मिनट में पूछूंगा। जब देश का गृह मंत्री या प्रधानमंत्री जैसे शीर्ष संवैधानिक पद पर बैठा कोई व्यक्ति कोई वादा करता है, वो भी देश की सबसे बड़ी पंचायत पर, तो उसमें नाम मान लेने की तो कोई बात ही नहीं है विनोद जी। अगर इसका तो मतलब ये हुआ कि वो भी झूठ बोल सकते हैं, जो कि
तो कई मर्तबा झूठ बोले गए हैं देश की संसद में। तो इससे आप कैसे एनसी और कांग्रेस को, इस गठबंधन सरकार को दोषी करार दे सकते हैं? या तो भाजपा प्रवक्ता माने कि अमित शाह साहब ने झूठ बोला, या फिर ये इल्जाम लगाना बंद करें कि हमने अपने मैनिफेस्टो में ये क्यों रखा। नीलोफर जी आपसे जानना चाहते हैं, नीलोफर जी क्या आपको नहीं लगता है कि आप डबल स्टैंडर्ड, दोहरा मापदंड इख्तियार कर रहे हैं? एक तरफ आप डेली वेजेस को एश्योर्ड करते हैं कि आपको रेगुलराइज करने के लिए सरकार बड़ी गंभीर है, संगीनता से उस पर विचार कर रही है, और दूसरी ओर आप कहते हैं कि खजाना खाली है, हम तो केंद्र सरकार पर निर्भर हैं। जी नीलोफर जी। देखिए विजय जी, मैं आपका पहले शुक्रिया अदा करती हूँ, इस मौजू पर आपने मुझे दावत दे दी। देखिए जहां तक रजनी जी का ताल्लुक है, इन्होंने 2014 की बात की। शायद इनको एक पीरियड 2014 से लेकर 2025 तक, 24 तक, अक्टूबर तक, वो एक 10 साल का जो गैप रहा है वो इनको भूल गया। तो ये गिना रही है जिस वक्त उमर साहब 2014 में थे उन्होंने क्या किया। मुझे लगता है इनको अपना रिपोर्ट कार्ड देखना चाहिए, 10 सालों में इन्होंने इन डेलीवेजरों पर क्या किया। एक सियासत करना इन डेलीवेजरों पर जो इनकी जिम्मेदारी भी थी, उनको रेगुलराइज करना, उनके सर्विसेज को उन्होंने किया नहीं। जो काम उमर साहब की सरकार ने 2014 तक किया था वो तो इन्होंने बिल्कुल खत्म कर दिया है। तो वो जो रिपोर्ट्स आई हुई थी, जो डेटा बना हुआ था, वो सारा खत्म है। तो इन 10 सालों में इन्होंने कोई कोशिश नहीं की। एक टाइम लाइफ ही दे देते, 1 साल का, 1.5 महीने का, 2 महीने का, या 6 महीने का, या 2 साल या 5 साल का, वो इन्होंने टाइम लाइफ तो दे नहीं दी। अब ये सियासत कर रहे हैं इस पर कि भाई ये लोग क्यों कर रहे हैं। जब आपको दिक्कत नहीं उन 10 सालों में हुई, तो मुझे लगता है इन 6 सालों में भी, 6 महीनों में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्योंकि एक फुल फ्लेजेड जो है एक कमिटी चीफ सेक्रेटरी के अंडर जो काम करेगी, इनको देखना है, इसमें डेटा दे देंगे और दूसरी चीजें करेंगे। आप इत्मीनान रखिए, अभी 5 महीने ही हो गए हैं सरकार को। हमने जो वादे किए हमारे मैनिफेस्टो पर भी है, हमें ये नई बात कहने की जरूरत यहाँ पर नहीं है, हर कोई जानता है हमारे मैनिफेस्टो पर ऑलरेडी ये चीजें हैं। तो जब मैनिफेस्टो में भी है, हम सीरियस भी है। अब 6 महीने के लिए अगर हमने टाइम दे दिया है, ये हमारी सीरियसनेस दिखाता है, न कि ये बीजेपी या पीडीपी जो हुकूमत में थे उनकी सीरियसनेस को दर्शाता है। ये लोग जो कर रहे हैं, ये इस वक्त मोहरा बना रहे हैं, उनको सियासत कर रहे हैं। इनके टाइम पर मुझे लगता है उन 10 सालों में कोई मुलाजिम बेचारा बात भी नहीं कर पाता था। प्रोटेस्ट की तो दूर की बात है, वो ये कहता भाई आप मेरे साथ जुल्म कर रहे हैं, आप मुझे मेरी जो सर्विसेज मैंने रेंडर की हुई है, अब मैं कगार पर हूं रिटायरमेंट के, कम से कम आप उसको रेगुलराइज कीजिए। दे डिडंट डू इट। वंस वी हैव टेकन द स्टेप सीरियसली, ये उस स्टेप के अगेंस्ट, क्योंकि ये जानते हैं जब हम कोई स्टेप उठाते हैं हम उसको पूरा कर लेंगे। तो ये सियासत करना छोड़ दे, 2014 साथ दे। नीलोफर जी 2014 में कैबिनेट सब कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन रखी थी कैबिनेट में, ठीक है, मान लेते हैं। फिर उसके बाद 2014 के बाद से ऑनवर्ड बीजेपी का कार्यकाल शुरू हो जाता है। आप उस रिकमेंडेशन पर ही अमल कर लीजिए। अगर आपको लगता है, आपके मंत्री बार बार कहते हैं कि ये कुछ लोग हैं जो बीजेपी के लोग हैं। देखिए मुझे लगता है कि रजनी जी उसको करेक्ट कर लेंगी। जो रिकमेंडेशंस आई हुई थी वो इन्होंने सामने से ही रिकमेंडेशंस को ये कहकर कि जो इसमें अपॉइंटमेंट है, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट्स वो क्लियर नहीं है कि उनको किन्होंने अपॉइंट किया हुआ है। दैट इज ऑन रिकॉर्ड। आप उनको बोल दीजिए चेक करने के लिए, ये भी देख ले, मैंने भी वो देख लिया है। तो जो ऑलरेडी डाउटफुल बना दी गई है, उस रिकमेंडेशन को आगे क्या लेना है। उसमें आपने देखना है कि किस तरीके से वाया मीडिया करके वी आर वेरी मच सीरियस। हम जानते हैं आप 10 साल से जॉब कर रहा है, कोई 50 साल से, कोई 30 साल से बेचारा कर रहा है। आप एट द एंड ऑफ द वर्ज आप उससे कहेंगे कि आपकी अपॉइंटमेंट फेक है। दिस इज रॉन्ग। लॉ ऐसा नहीं मानता है। ही हैज ऑलरेडी रेंडर्ड हिज सर्विसेज। उस सर्विस को देखकर जो भी रूल्स होंगे सीएसआर में या दूसरी चीजों को देखकर मद्देनजर रखते हुए इनकी जो सर्विसेज है उनको रेगुलराइज करने की पूरी कोशिश। चलिए रजनी जी आप बताइए। कमिटेड जी रजनी जी, आप पर एलिगेशन लगता है कि आपको ये संशय है कि ये कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग हैं, उनके द्वारा लगाए हुए लोग हैं, इसलिए आप उनको रेगुलराइज नहीं कर रहे हैं। जी मैं जगदीप जी को जवाब दे दूं। जगदीप जी कह रहे हैं, पहले तो लैंग्वेज देख लीजिए। एक कोalition में मुझे लगता है ये पार्टनर एक जैसे ही जुड़े हैं। जगदीप जी हमारे गृह मंत्री जी को तड़ी पार बोल रहे हैं और इनके डिप्टी सीएम हमारे ऑफिसर्स के ऊपर, लेडी ऑफिसर्स के साथ मिसबिहेव करके, तू चुप कर यारा करके
ये लैंग्वेज है एक डिप्टी सीएम की। आप समझ सकते हैं कि इनकी कोalition किस तरीके की सरकार चलिए है। हम मुझे सब्जेक्ट से कहने की डिरेल जरूरत ना हो नहीं है, वो जाए, वीडियो वायरल भी हो। सब्जेक्ट से डिरेल ना हो कहने का जाए, मतलब ये है सब्जेक्ट से डिरेल ना हो बता जाए। दूं, मैंने माननीय जी गृह जी नहीं, मंत्री मैं आपको कहा बता रही हूँ और क्योंकि तरीका इन्होंने मैंने लैंग्वेज कह वैसी रहा, यूज की, हमारे गृह कथित मंत्री जी शब्द के लिए मैंने जवाब यूज देना किया जरूरी है। था। आई एम अ मैं जर्नलिस्ट। नीलोफर जी की रजनी बात जी कराती सब्जेक्ट हूँ, पर आ नीलोफर जी जाइए, बात कर रही है। सब्जेक्ट पर आ जाइए, मैं रजनी फ्लू जी गेट सब्जेक्ट में भी पर। आ जाऊंगा, मैं हिरण मैं पांड्या पे भी नीलोफर जी आ की बात का जाऊंगा, जवाब देना फिर चाहूंगी। ये आपके कह लिए रही मैं हैं कि भाई डीजीपी बंजारा बीजेपी पे भी आ ने जाऊंगा, 10 साल में कुछ नहीं फिर किया। दिक्कत हो जाएगी ठीक है आपको। नीलोफर जी, एक्सेप्टेड। हम सियासत नहीं करना चाहते, कर लीजिए अनाउंसमेंट, कर लीजिए रेगुलराइज इन डेली वेजेस को, मत ठीकरा फोड़िए सेंटर के ऊपर, मत ये बात करिए कि बीजेपी इसको करना नहीं चाहती। जो हम कर सकते थे हमने कर लिया। हम चाहते हैं कि ये सरकार इसको पूरा करे। श्यामला शर्मा जी ने असेंबली में यह बयान दिया, उन्होंने कहा कि आप लोग लगातार, कि इसमें दो राय नहीं है, कांग्रेस और एनसी ने लगातार जम्मू की जनता के साथ भेदभाव किया है पिछली सरकार में, और यही प्रोसेस उन्होंने डेली वेजेस के साथ भी किया। उन्होंने कहा 11,000 डेली वेजेस को वहां रेगुलराइज किया गया और मुझे 10,000 की लिस्ट दी गई कि इसको रेगुलराइज किया जाए। जो संख्या बढ़नी थी कश्मीर में, और जम्मू की जनता फिर वही की वही रहनी थी। वीरभद्र जी, हम जम्मू की जनता के लिए सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हैं, हम आपको क्रेडिट देने के लिए तैयार हैं कि आप करिए, आप रेगुलराइज का प्रोसेस करिए। बीजेपी क्रेडिट नहीं लेगी। हम कहते हैं कि एनसी ने क्रेडिट ले ले और उमर अब्दुल्ला जी बयान दे दे कि इनको रेगुलराइज करने जा रहे हैं। नीलोफर जी कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन नीलोफर जी उससे पहले मैं बताऊंगा कि आपके चीफ स्पोक्स पर्सन तनवीर सादिक ने क्या कहा, क्योंकि उनकी बातों से लगता है कि वाकई में सरकार बड़ी गंभीर है, लेकिन सरकार कितनी गंभीर है ये आने वाला वक्त बताएगा। हम दिखाते हैं कि तनवीर सादिक ने क्या कहा, जो विधायक भी हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ स्पोक्स पर्सन हैं। आइए देखते हैं। गूगल देखो। देखिए, जब मैंने यहाँ जिस दिन पीएचई जल शक्ति डिपार्टमेंट की ग्रांट थी, मैंने उस दिन भी बात कही और मैंने हाउस के अंदर ये बात, जेन्युइन कंसर्न है उनका। मेरी अपील रहेगी गवर्नमेंट से कि जितनी जल्दी हो सके उनके साथ एक डायलॉग का चैनल स्टार्ट करे, ताकि जो लोगों को दिक्कत हो रही है वो दिक्कत ना हो। हम समझ सकते हैं कि उनकी कुछ जेन्युइन प्रॉब्लम्स भी हैं, बट वो एक दिन में हल नहीं होंगे, लेकिन कोशिश रहेगी कि उनके साथ कोई चैनल, इनफैक्ट आज भी कोई ना तो कोई चैनल कोशिश करेंगे कि गवर्नमेंट खोले, अपील करेंगे जी। मामला एस्केलेट में स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने बड़े विस्तार से बताया कि कैसे वो चाहते हैं कि सीरियस कंसर्न है। अब मैं चाहूंगा कि नीलोफर जी वो कुछ कहना चाहते थे। जी नीलोफर जी। जी देखिए, पहले ही मैं रजनी जी को मुबारकबाद देना चाहूंगी कि इन्होंने ऑन स्क्रीन ये एक्सेप्ट किया कि बीजेपी से नहीं हो पाया। अब अगर सीरियसली नेशनल कॉन्फ्रेंस बहुमत में होकर कुछ करना चाहती है डेली वेज रूम का, ये उनका समर्थन करेंगी और साथ दे देंगी। तो ये बहुत ही वेलकम स्टेप है। अगर इस तरीके से अपोजिशन पार्टी जो है बैठी हुई है इस वक्त, अपोजिशन पार्टी एलओपी को लेकर, तो वो सारे अगर इस चीज का समर्थन करते हैं, एक सियासत जो है जो पार्टीज इस वक्त कर रही हैं इस पर, वो सियासत खत्म हो जाएगी। ये मुलाजिम जो है ये किसी पार्टी का होता है, ये मुलाजिम जो होता है ये सरकार के लिए काम करता है, बल्कि देश के लिए भी ये काम करता है। तो एक लेबल लगाना एक मुलाजिम को, भाई ये कांग्रेस का है, ये एनसी का है या किसी और दौर में लगा हुआ है, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि इन लोगों ने अपनी जो सर्विसेज है बड़े ऑनेस्टली, डेडिकेशन के साथ इस देश के लिए दे दी है, इस सरकार के लिए भी, जो भी सरकारें रही हैं उनके लिए दे दी है। तो उनको लेबल करना किसी के साथ है ये बिल्कुल गलत है, हमें इस चीज को एनकरेज नहीं करना चाहिए। दूसरी बात रही, आपने खुद देखा कि जो स्पोक्स पर्सन हमारे चौधरी जी ने इनको बीजेपी के साथ टैग किया था। जी नहीं, इनका कहना है कि आपके डेप्यूटी सुरेंद्र चीफ चौधरी मिनिस्टर डिप्टी ने सीएम इनको ने बोला था बीजेपी ये के साथ बीजेपी जोड़ा की है। जी स्पॉन्सर जी टीम है सारी जो सड़कों मैं पर उधर ही आ जाऊंगी। जी जी जहां तक आप डिप्टी सीएम साहब की बात कर रहे हैं, चुप कर यारा जो है, यारा कोई गाली नहीं है, नहीं, ये दोस्त को कह कहा रहे हैं कि जाता है। उन्होंने इसके जो साथ है, बीजेपी के 100% साथ जोड़ा है। अगर उनका आप कहना है कि डेप्यूटी चीफ तो मिनिस्टर ने ऐसे नीलोफर जी रजनी जी का कहना है कि डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ने इन डेली वेजर्स को बीजेपी के साथ जोड़ा है। रजनी जी आप यही कहना चाहती है ना? जी 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 बिल्कुल। जी नीलोफर जी आप जवाब नहीं, दीजिए। ऐसी कोई, देखिए
नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इन बिटवीन द कंटेक्स्ट पढ़ेंगे या सुनेंगे तो गलत बात है। ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे लगता है सुन नेशनल लीजिए, कॉन्फ्रेंस जब उनका बयान सुन 2014 लीजिएगा। से पहले भी हुकूमत में रही, तब उन्होंने पूरी कोशिश की कि जितने मुलाजिम और कुछ मुलाजिम उसमें रेगुलराइज भी हो गए। उन्होंने कोशिश की फेज वाइज इनको डिलीवरी रूम को रेगुलराइज करना, उनकी सर्विसेज। और नेशनल कॉन्फ्रेंस ही वो पार्टी फिर है जो बहुमत इस वक्त है और इन्हीं के लिए सीरियस है। मुझे नहीं लगता है इससे पहले किसी भी पार्टी ने, चाहे वो बीजेपी रही है आपके साथ, पीडीपी रही, उन्होंने सीरियसली इस पर काम किया होगा। क्योंकि अगर काम किया होता तो 10 सालों में उनकी जो सर्विसेज थी ये रेगुलराइज हो गई। इसलिए आप 6 महीना इंतजार कीजिए आप भी, और या दूसरी पार्टीज जो है वो उस पर सियासत ना करे तो अच्छी बात नहीं है। चलिए 6 महीने 5 महीने हो गए, आप अपना रिपोर्ट कार्ड देख लीजिए, उनको चेक कीजिए। आप अपने रिपोर्ट कार्ड को अगर आप देखेंगे राठौर तो साहब ज्यादा के पास बेहतर है। रहेगा। राठौर उसके साहब, सामने तो 5 महीने जी। कुछ भी नहीं है। राठौर साहब, ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस एक एमएलए जो फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वो कहते हैं हाउस के अंदर पटल में कहते हैं कि जब मीटिंग हुई, लास्ट मीटिंग, उस वक्त 10,000 नाम आए मेरे पास, एनसी के एक मंत्री लेके आए कि इनको भी इसमें शामिल कीजिए, तब रेगुलराइज किए जाएंगे। क्या ये सदा? देखिए, मैं विनोद जी जिस मीटिंग का आप हवाला दे रहे हैं, मैं उस मीटिंग का हिस्सा था। मैंने कई मीटिंग्स उस सब कमेटी के साथ कई मीटिंग्स की हैं। राठौर साहब उसको, जो आज हमारे स्पीकर हैं ऑनरेबल, वो उसको हेड करते थे। ताज मोहिद्दीन साहब उसमें थे, सागर साहब उसमें थे, और भी कई लोग थे। मामला यह है कि जब उनने डाटा बनाने की कोशिश की तो हर एक आदमी ने, हर एक लीडर ने, अब नाम बताना अच्छा नहीं लगेगा, उसने अपना उसमें हिस्सा डालने की कोशिश की। जो पहले जो डाटा 30,000 अरे था, इसमें 40,000 हिस्सा था, डालने की क्या बात है? मुलाजिम तो ऑलरेडी लगे हुए हैं, क्या बात करते हैं आप? बात ही नहीं करने देंगे। ये थोड़ी किसी के घर का होता है भाई, जो 15,000 मेरे घर पे, आप इसमें डाल दीजिए। बात ही नहीं करने दोगे। अब हवा में बात करोगे, आप थोड़ी आपकी बात एलिगेशन नहीं सुनेंगे। लगा सकते किसी पर। आप हवा में बात करोगे, हम थोड़ी आपकी बात सुनेंगे। आप बात ही करें। जब आप बोल रहे थे, मैंने आपको बीच में नहीं टोका, मैंने आपको बीच में नहीं टोका जब आप बात कर रहे थे। बात सुनिए। कोई आपके घर आ गया बोलने के लिए, कोई मुलाजिम किसी के घर का नहीं होता है। वो मुफ्ती थोड़ी घर में बैठा है किसी की। रफीक राजा तो आप क्या वो डोमेस्टिक हेल्प है क्या? आप क्या टीवी पर बैठ के इस तरह की बात करते हैं? आपको सोच समझ कर बात करनी चाहिए। ऐसे ये तो आप भी कर रहे हैं ना, ये तो आप कर रहे हैं। नहीं, आप गलत बात कर रहे हैं। हमारे पास आया, आप गलत बात कर रहे हैं। मैंने तो मैं विनोद जी बात कर रहा था कि अगर मैंने पहले जब मैंने शुरू किया था, मैंने आपसे कहा था कि 90 लोग जितने भी असेंबली में हैं, मैंने कहा था आपको कि मैं सबसे गुजारिश करता हूं कि अक्रॉस पार्टी लाइन वो सारे के सारे, अगर वो अपनी तनख्वाह में बढ़ावा चाहते हैं, अगर वो बाकी अपने लिए फैसिलिटी चाहते हैं, तो उनको इन गरीबों की बात भी करनी चाहिए। दूसरी बात, जो कमेटी बनी, कमेटी से मुझे बेसिकली पीडीपी या बीजेपी या कांग्रेस को मुतमिन हो या ना हो, ये कोई इशू नहीं है। इशू ये है कि जो स्टेक होल्डर्स है, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप उनको बुलाइए। 2-4 लीडर हैं उनको बुलाएं और उनको मुतमिन करिए कि देखिए जी हमें थोड़ा टाइम दे। ये आप नहीं करते, आपने 10 हम तो फिर आप नजर गिराते हो अपोजिशन पर। अगर आप ये हैंडल, अगर आपकी नीयत साफ है, अल्लाह ही उनको उनके साथ एग्रीमेंट करे, उनको बुलाया था, खत्म हो जाएगा। लेकिन ये थोड़ा ही चलेगा आप सियासत करोगे, वोट लोगे उनके कहने पर, वोट लोगे, ये नहीं चलता है। आप इस पर सियासत ना करें तो बेहतर, क्योंकि आपके पास कोई मुद्दा है ही नहीं। आप किस पर सियासत करेंगे? मुद्दे बहुत सारे हैं। हमने आपको दिखाया कितने मुद्दे हैं, हमने आपको दिखाया मुद्दे कितने हैं। वो ये मुद्दे काफी है हमारे पास, हमारे पास मुद्दे काफी हैं। आप ये ना बताएं, भूल गए थे आप इस तरह से पेश करते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को जैसे धूल से धुले हैं। सरकार ने आज तक सत्यानाश करके रखा रियासत का। आज हम भी बड़े धूल से धुले हैं। हमें इनकी बड़ी फिक्र है, हमें इनकी बड़ी डेलीवेटर्स की फिक्र है। सियासत करना हमें नहीं पता है क्या किया आप लोगों ने। चलिए जगदीप जी, लोगों को लगाया और अपने घरों में नौकर रखा उनको, अपने घरों में, अपने किचनों में नौकर रखा उनको। आप बात नहीं करना चाहते, उस पर सफल सियासत नहीं करना चाहते। थोड़ी हुकूमत में थे, निकालने थे ऐसे लोग। आप चुप क्यों बैठे? आप पर्दादारी किसकी कर रहे थे फिर? किसकी पर्दादारी? पर्दादारी आपकी पर्दादारी कर रहे थे। हमने 61,500 लोगों को लीगलाइज किया, हमने लीगलाइज की उनकी नौकरी, हमने लीगलाइज की 61,500 लोगों को लीगलाइज किया हमने। आपको इस बात का एहसास होना चाहिए।
किसके बारे में बात कर रहे हैं? क्या किया 6 साल तक आपने क्या किया? बड़ी दुआएं देते रहते हो आप। फलाने ने क्या किया, बीजेपी ने क्या किया, पीडीपी ने क्या किया, खुद ही बात करिए ना। 36 साल तक से क्या नाम कैसे रखा जम्मू कश्मीर का? 36 साल तक आपने जम्मू कश्मीर को खोखला करके रखा। जगदीप जी, आप कह रहे हैं कि फाइनेंशियल सारे अधिकार केंद्र सरकार के पास हैं। अब जब आप स्कॉर्पियो 90 खरीद सकते हैं, सीडीआर बढ़ा सकते हैं 1-1 करोड़ रुपया, 90 करोड़ रुपया वो हो गया आपका। फिर आप बढ़ा सकते हैं, आपकी सैलरी का प्रपोजल भी है। आप जो पुराने फॉर्मर एमएलए एमएलसी हैं उनकी पेंशन में भी इजाफा कर सकते हैं। उस वक्त आपको फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन के लिए केंद्र सरकार की तरफ मुंह नहीं करना पड़ता है, रुख नहीं करना पड़ता है। जी जगदीप जी। विनोद जी, मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन मैं इससे पहले ससम्मान भाजपा प्रवक्ता को ये बताना चाहता हूं कि मुझे अफसोस हुआ आपने मेरी तुलना एक परम बुद्धिमान विधायक के साथ की। मेरा अपने शब्दों पर नियंत्रण है और मैंने मैं सिर्फ जगदीप जी चाहूंगा मुद्दे से हम डिरेल ना हो, बस पर्सनलाइज ना हो। जी जगदीप जी। चलिए, जगदीप जी से मेरा संपर्क या कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही है। रजनी जी, आप पर आरोप लगाया है इन्होंने कि आपके टाइम में हो सकता था, डबल इंजन की सरकार थी, और ये तो ये कहते हैं कि 2014 से लेकर आज तक भी आप ही की चल रही है। विनोद जी, मैं वही बात कर रही हूँ, जो हम कर सकते थे वो हम लोगों ने किया। आगे हम पूरा सपोर्ट करेंगे इन लोगों को। हमने हर बार कहा है कि अपोजिशन इनके साथ है, जो लोगों से जुड़े मुद्दे होंगे इनकी सपोर्ट करेंगे। मगर आप पल्ला चाहते कि स्टेट नहीं मिलेगी तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे। जगदीप जी बोल रहे हैं कि स्टेट नहीं है जिसके कारण पावर्स नहीं है, तो मुझे ये पूछना है, हमारे गृह मंत्री जी ने या हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या टाइम फिक्स किया था कि स्टेट कब देंगे? जैसे मुख्यमंत्री जी बता रहे हैं कि हमारे पास 5 साल है, 5 साल में हम कभी भी अपने इश्यूज को सॉल्व, तो हमें भी विश्वास करना चाहिए अपने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर कि वो स्टेट तभी देंगे जब उनको सही माहौल लगेगा। क्योंकि आपको पता है कि एनसी का पीछे बैकग्राउंड क्या रहा है विनोद जी, कुछ छुपा नहीं है। जम्मू के साथ भेदभाव होता रहा है, इनकी सरकारों में आतंक बढ़ता रहा है, युवा बॉर्डर क्रॉस करते रहे हैं, ये सब इनकी सरकारों में हुआ। तो केंद्र सरकार भी फूक फूक कर कदम रखेगा। इस समय वो जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म के ऊपर काम कर रहा है। इस समय वो बॉर्डर्स को सेव करने की कोशिश कर रहा है, जो इनकी सरकारों में नहीं हो पाया विनोद जी। तो मुझे लगता है कि इनको काम की तरफ ध्यान देकर सिर्फ स्टेट की तरफ भागने की जरूरत नहीं है। जब अपने मसले यूटी के तहत सॉल्व कर सकते हैं तो स्टेट का बहाना देकर लोगों के इश्यूज को क्यों डाइवर्ट करना चाहते हैं? तो जगदीप जी कहीं ना कहीं कवर अप कर रहे हैं एनसी को, मगर इसमें जो सारी रचना है कांग्रेस भी इसमें इन्वॉल्व है। मुझे लगता है कि कांग्रेस को भी एक बार देखने की जरूरत है। चलिए, एक मरतबा फिर हम आपको बताते हैं कि बलवंत सिंह मनकोटिया जो चुनैनी से विधायक है बीजेपी के, और एडवोकेट इफ्तिकार जो कांग्रेस से हैं विधायक, उनका डेली वेजर्स को लेकर के क्या कहना है। हालांकि हर एक पॉलिटिकल पार्टीज के लोग अपना कंसर्न जरूर शो कर रहे हैं, हर एक पार्टी बड़े हितैषी बनते हैं डेली वेजर्स के, लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1994 के बाद से अभी तक ये जद्दोजहद जारी है। कुछ लोगों को रेगुलराइज किया गया। मैं बताऊंगा कि बलवंत सिंह मनकोटिया ने क्या कहा और इफ्तिकार अहमद, एडवोकेट इफ्तिकार अहमद, उनकी क्या राय है डेली वेजर्स के इस इशू को लेकर के। तो दिखाते हैं बलवंत सिंह मनकोटिया ने क्या कहा और इफ्तिकार अहमद जो कांग्रेस के विधायक है उनका क्या कहना था। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील जी ने इस मसले को उभारा है। हम सभी ने एक मशवरा किया था कि एलओपी हमारी तरफ से उठाएंगे, सभी मेंबर्स की तरफ से, सभी का कंसर्न है। तो हमने सरकार को कहा है कि कम से कम लोगों से बातचीत करें, क्योंकि वो लोग पिछले लगातार 3-4 दिन से सड़कों पे हैं और काम छोड़ो हड़ताल पे हैं, और उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि हम बिल्कुल काम पे नहीं जाएंगे जब तक हमारे मसले को सेटल नहीं किया जाता है। उनका मसला भी सेटल किया जाना चाहिए। और दूसरी
तरफ हमारे जो लोग हैं जिसका पानी का हाहाकार हमारे पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर मच गया है, तो वो भी लोगों का भी मसला है, उसको भी देखना पड़ेगा। तो इसलिए सरकार को कहा है कि आप एक उनके साथ एक बातचीत का जो है एक रास्ता अपनाइए ताकि टेबल पे बैठ के बात हो सके और जो इनके इश्यूज़ हैं उनको सेटल करके उनको वादा उनके साथ किया जाए, उनके साथ कमिटमेंट की जाए कि कब तक हम उनके इश्यूज़ को सेटल करेंगे ताकि वो लोग अपने काम पे जाएं और लोगों की जो पानी की समस्या आ रही है वो समस्या। तो दर्शकों, आपने देखा है कि बलवंत सिंह मनकोटिया जो फायर ब्रांड एमएलए माने जाते रहे हैं, पहले पैंथर्स पार्टी में थे, अब वो भारतीय जनता पार्टी की टिकट से जीत करके आए हैं और इनका कहना है कि इस इशू को रिजॉल्व करना चाहिए। मैं जगदीप जी से जानना चाहूँगा, जगदीप जी से सवाल पूछा था मैंने। जगदीप जी, आई एम ऑडिबल? जगदीप जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल सुन पा रहा हूँ विनोद जी। जगदीप जी, मैंने एक आसान सा सवाल किया था, उसको डरियल ना कीजिए, बिल्कुल सब्जेक्ट पर ही जवाब दीजिएगा। नहीं, मैं बिल्कुल उस पर रहूंगा, लेकिन इस आरोप का जवाब दे दूं। मैंने माननीय शब्द का प्रयोग किया था और तथाकथित का। हो गया। अब मैं आता हूं सवाल पर जी। ठीक है, अब मैं आता हूं। मैं आपको बड़ी ऑनेस्टली एक चीज कहना चाहता हूं फिर से। मैंने जो सवाल पूछा था आपके जवाब में तो मैं बता चुका हूं कि हमें बड़ी संवेदनशीलता के साथ इस मामले पर कड़ा संज्ञान लेते हुए तमाम विपक्षी जमातों को एकजुट होकर एक मंच पे आके इस मामले को रिकंसाइल करना होगा। पर मैं फिर से ये कहना चाहता हूं कि जब तक केंद्र सरकार की इसमें सपोर्ट नहीं रहेगी, क्योंकि कई हजार करोड़ की बजट में कटौती हो चुकी है, और आज मैं आपके मंच से ये भी कह दूं कि इट मस्ट बी रूमिनेटेड। अगर इस तरीके से गाड़ियां ली गई हैं या बाकी तमाम तरह की सहूलतों पर पैसे खर्च किए गए तो इस पर जरूर कम से कम विचार होना चाहिए। मुझे भी लगता है कि नैतिक तौर पर, आधिकारिक तौर पर तो ये सही होगा, लेकिन नैतिक तौर पर ये सही नहीं था, जो मैं समझ पा रहा हूं। ऐसी परिस्थिति में जब यहाँ पर 60,000 से ज्यादा अनुबंधित और अस्थायी कर्मचारी हैं, लेकिन क्या ये अमाउंट इतना है? 90 विधायकों के साथ आप गुणा कर लीजिए, क्या ये इतना अमाउंट है कि ये इस मामले को सॉर्ट आउट कर देता? और अगर फिर भी है तो वी मस्ट रूमिनेटेड। लेकिन ये बड़ा मुद्दा है, ये ना केवल उनके वेतन का मुद्दा है, बल्कि जो अनुबंधित और अस्थायी कर्मचारी इस फानी दुनिया को अलविदा कह चुके हैं, जहां जो लोग अपंग हो चुके हैं, दिव्यांग हो चुके हैं, ऑन ड्यूटी काम करते हुए, खास तौर से विद्युत विभाग के लोग, तो उन तमाम लोगों को नजर में रखते हुए मुझे लगता है इस मामले पर मरकजी सरकार को रियासती सरकार की, जो कि ड्यूटी सरकार है, उसकी मदद करनी होगी ताकि इस मामले को हम राइट अवे रिकंसाइल करें इंस्टेड ऑफ इसके ऊपर पॉलिटिक्स। जी बिल्कुल। राठौर साहब, सवाल ये उठता है कि क्या अब वक्त आ चुका है कि पार्टी विचारधारा से ऊपर उठ करके इसको मानवता का मुद्दा लेकर के इसको रिजॉल्व किया जाए? राठौर साहब, देखिए विनोद जी, आपने एक चीज आपने नोट की होगी, असेंबली में शायद ही कोई ऐसा एमएलए होगा जिसने इसको अपोज किया। हर एक इसके हक में है, हर एक चाहता है कि ये रेगुलराइज हो, तो सरकार को इसका फायदा उठाना चाहिए। अगर बीजेपी वाले भी चाहते हैं, अगर हम भी चाहते हैं, अगर बाकी लोग भी चाहते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग भी चाहते हैं, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को इसका फायदा उठाकर एक बाज़ाब्ता, एक स्ट्रांग एक पॉलिसी तैयार करनी चाहिए। लेकिन मैं फिर दोहराऊंगा, जब तक आप इन लोगों को एतमाद में नहीं लेंगे, जो रोड्स पर हैं, जो उनके लीडर्स हैं, उनको लाइए, मॉडलिटीज उनके साथ तय करें, उनको कहिए कि कितना टाइम लगेगा, किस तरह करेंगे। क्योंकि मैंने आपसे कहा कि SRO 520 जो है उसमें स्किल्ड और अनस्किल्ड का एक प्रावधान है, उसको दूर करने के लिए वो उस पर मुतमिन नहीं है। तो सारे के सारे इस पर एक पेज पर है, तो मेरे ख्याल में इसमें कहीं पर डिफरेंसेस नहीं होनी चाहिए। एमसी को एक बाज़ाब्ता एक पॉलिसी तैयार करके इनको लेना चाहिए ऑन बोर्ड, रेगुलराइज करें, और जब सारा हाउस आपके साथ हो तो जाहिर सी बात है फिर मुझे नहीं लगता है कि इसमें कहां की अड़चन है और कैसी अड़चन है। नीलोफर जी, चीफ मिनिस्टर हमारे जाते हैं, निर्मला सीतारमण से भी मिलते हैं, गृह मंत्री से भी मिलते हैं, प्रधानमंत्री से भी मिलते हैं, रक्षा मंत्री से भी मिलते हैं, नितिन गडकरी से भी मिलते हैं। एक फाइल बना लीजिए ना कि फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन इतनी है, प्रधानमंत्री जी हमें ये प्रोवाइड करा दीजिए और हम अपने डेली वेजेस को रेगुलराइज करें। जाइए तो सही, दिल्ली में बात तो कीजिए। दिल्ली में कार की बात होती है, CDR को बढ़ाने की बात होती है। जी नीलोफर जी। विजय जी, जो ये कमेटी बनाई गई है, ये एक ब्लूप्रिंट, एक खाका दे देगी हमें, जिसमें हमें ये पता चले कि आपकी फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस कितनी है, कितना आपको बजट चाहिए, इसके लिए कितना पैसा चाहिए। तो वो सब चीजें तभी मुमकिन होगी जब एक होमवर्क इस पर किया जाएगा। उसी होमवर्क को करने के लिए ताकि कल को रिजल्ट भी अच्छे आ जाए, ये कमेटी
चलिए, ठीक है। रजनी जी का कहना है रजनी जी होमवर्क एक मिनट ऑलरेडी रुकिए, मैं आप पर आती हूँ। ऑलरेडी नहीं, हो मगर चुका है। होमवर्क हुआ है, डाटा आपके पास है, कौन आप सी इतना ऑलरेडी देरी वो कर तो रहे हैं। इन्होंने रिजेक्ट किया होगा। रजनी जी ने यहाँ पर कुछ मुद्दे भैया का उठाए जो ये सवाल था कि क्लेम सेंटर यहाँ में पर जाके कर रही बात थी। करें, आप उसे डाइवर्ट कर आप रही कह हैं रहे ना। थे कि होमवर्क एनसी करना के है, दौर होमवर्क में का यहाँ टाइम पर क्या थोड़ी हुआ है, है, डिसीजन का आपको टाइम पता है। होना चाहिए वही एनसी है। आप मुझे बोलने दे दीजिए, मैं आपका बड़े ही आराम से बिल्कुल इत्मीनान से बोलिए। सुन रही थी। जो आपने इल्जाम लगाया एनसी पर, आपने ये कहा कि यहाँ मिलिटेंसी थी, ये तो इसके आप जानते हैं एनसी के इल्जाम दौर नहीं में लगाया, क्या होता सच है। बताएं। आप क्या जानती है, क्या आपको ये पता है 90s में मिलिटेंसी क्या कितनी ज्यादा थी, क्यों नहीं क्या जानती? रेंज मैं था जम्मू उसका? कश्मीर की नागरिक और हूँ, कश्मीरी पंडित 2014 में परिवार जो से हूँ, जानती यहाँ क्यों पर नहीं हूँ? यहाँ पीसफुल की पूरी इलेक्शन हिस्ट्री हुए, जानती। जो राउंड अबाउट 62 to 65% टर्नआउट रहा, वो एनसी की ही हुकूमत की मेहनत थी जो रंग लाई, जो मिलिटेंसी यहाँ पर खत्म हो गई थी, खत्म होने के कगार पे थी। जम्मू के साथ आपने जो है उसके साथ इनफैक्ट आपने जुल्म किया है, जुल्म इस तरीके से किया है जहां पर आप हम तो खुद सरकार जानती में है रहे ही आज वो नहीं, 2 साल हॉट 2.5 साल बेल्ट बना सरकार में हुआ रहे है हैं, आप ही की मिलिटेंसी का। सरकार रही 70 साल एनसी में। के दौर में तो नहीं था, एनसी के दौर में नहीं था। वहाँ की से इकोनॉमी लगातार देख था, लीजिए, वहाँ के विस्थापन आप क्या आप ही के दौर में व्यापारी हुआ को है। देख लीजिए, किस तरीके से वहां पर वो मुश्किलातों से जूझ रहे हैं। पंडित बरादरी जिसको आपने वादे किए थे कि आप उनको यहाँ पर रिहेबिलिटेट उनके लिए करेंगी, सहानुभूति इन 10 कहा सालों में दिया पंडित आपने उसका बरादरी के लिए, जो इस्तेमाल आप किया लोगों ने किया वोट पंडित बैंक को बरादरी लेकर, है। और उन बेचारों को आपने कोई सहूलियत फराहम नहीं की। तो अगर मैं ये लिस्ट पढ़ती जाऊंगी, ये लिस्ट बढ़ती ही जाएगी, तो बेहतर है पर्दादारी रहे, सब जानते हैं टॉपिक पर आपने रहे, 10 सालों डेली में क्या बेसिस किया पंडितों हुआ को है। सहानुभूति अब ना अच्छी दिखाएं, बात वो आपकी ये है, असलियत आप जानते ये हैं। कहते हैं हम सब एक पेज पर चलकर इन डेलीवेजर्स के लिए अच्छा कुछ करेंगे, तो बेहतर यही होगा, थोड़ा सा ब्लूप्रिंट आने दे चलिए। दीजिए, उसी ब्लूप्रिंट के हिसाब से जो भी मान्य हमारे सरकार सेंटर में बैठे हुए उनसे डिस्कशन करके इनकी जो सर्विसेज है उनको रेगुलराइज किया जाएगा। नीलोफर जी, समय की कमी है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रजनी जी आपका भी बहुत बहुत, जगदीप जी आपका भी, राहत साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।